चलो भाई नेक्स्ट चैप्टर हमारा चार्ज ऑफ जीएसटी। इसमें दो टॉपिक है, कॉम्पोजिशन और एक आरसीएम। सबसे पहले आरसीएम से स्टार्ट करते हैं, पेपर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आरसीएम ही आपका। देखो आरसीएम आपको दिया गया अंडर दो सेक्शन, एक 9 सबसेक्शन 3 और एक 9 सबसेक्शन 5। 9 सबसेक्शन 3 ये सीजीएसटी एक्ट की बात हो रही है। पहले 9(3) करते हैं। आरसीएम मतलब टैक्स कौन पे करेगा? अगर 9(3) का केस है तो हाँ रेसिपिएंट, और अगर 9(5) का केस है तो ईसीओ। तो आरसीएम में हमेशा जरूरी नहीं होता कि रेसिपिएंट ही पे करेगा। इट सिंपली मींस कि सप्लायर के अलावा कोई और टैक्स पे करेगा। इट सिंपली मींस कि सप्लायर के अलावा कोई और टैक्स पे करेगा। 9(3) में आरसीएम में केसेस, पहला केस आपका जीटीए। पहला केस आपका जीटीए। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कौन होती है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कौन होती है? जल्दी। पहली बात, गुड्स ट्रांसपोर्ट होने चाहिए थ्रू अ रोड। अगर गुड्स पानी के थ्रू, रेलवे के थ्रू, एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो वो जीटी का केस नहीं है। प्लस जो ट्रांसपोर्टर है वो कंसाइनमेंट नोट इशू करना चाहिए, और कंसाइनमेंट नोट को पंजाबी में क्या बोलते हैं? बिल्टी, जिसको बिल्टी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट नोट। तो अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या कर रही है, जीटीए क्या कर रहा है, रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहा है, आशु रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहा है और कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है, उसको बोलेंगे जीटीए। जीटीए का लॉ क्या है? सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि रेट कौन सा आपका, या तो 5% या रेट 12%। रेट अगर ज़्यादा होएगा तो फिर एफसीएम, रेट अगर 5% होएगा तो ही आरसीएम की बात करेंगे। रेट अगर 5% है तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब पेपर में कंडीशन वगैरह कुछ खास नहीं बताई तो जनरली आप आरसीएम लगाना, 5% पे आरसीएम लगाना। लेकिन अगर चाहे तो एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, ऑप्शन किसकी है? सप्लायर की। सप्लायर चाहे तो 5% के अंदर एफसीएम चूज कर सकता है, ऑप्ट कर सकता है। कौन चाहे तो? सप्लायर कर सकता है। अगर एफसीएम ऑप्ट करना है तो कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन, जीएसटी नंबर मैंडेटरी लेना पड़ेगा। लॉजिक क्या था? अगर रेट 5% होता, बात सुनना एक जल्दी, जहां पे बच्चा गलती करता है। अगर आरसीएम का केस है, हमने एक सेक्शन 22 वाली बात पढ़ी होती है ना कि जब तक एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं होती थ्रेशोल्ड लिमिट, जब तक एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड नहीं कर जाती, जीएसटी नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने ये बात पढ़ी होती है ना, ठीक। लेट्स से थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख, थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख। जब तक सप्लायर की एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख एक्सीड नहीं करती, सप्लायर को जीएसटी नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आरसीएम लग गया, क्या टैक्स जाएगा कि नहीं? सप्लायर दी एग्रीगेट टर्नओवर 7 लाख, आरसीएम लग गया, रेसिपिएंट ने टैक्स भरना है कि नहीं? भरेगा। चाहे सप्लायर की एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड नहीं भी कर रही तो भी रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। तो जब आरसीएम लगता है तब टैक्स पक्का जाता है। और अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड हुआ तो भी जाएगा कि नहीं जाएगा? तावी जाऊंगा, क्योंकि सेक्शन 24 बोलता है कि अगर रेसिपिएंट, तूने कोई इनवर्ट सप्लाई ले ली जिसके ऊपर आरसीएम लग गया तो रेसिपिएंट नीड्स मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। ठीक हो गया जी? तो कुल मिलाकर के आई वांट टू से जब आरसीएम लगेगा तब तक सरकार को टैक्स पक्का मिलेगा। फाइन, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पक्का मिलेगा, रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पक्का मिलेगा। सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पक्का ऐसे हो गया, थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड करे ना करे हम मैटर नहीं करता, टैक्स जाएगा। और रेसिपिएंट अगर रजिस्टर है तो फाइन, नहीं रजिस्टर तो रजिस्ट्रेशन करवा ले। तो कुल मिला के आरसीएम के केसेस में टैक्स हमेशा जाएगा ही जाएगा। ठीक है जी। दिस इज वाई सरकार अगर कहती कि सप्लायर जीटीए, अगर तूने 5% का रेट चूज करना है ना तो हम 5% के ऊपर आरसीएम लगाते थे, आरसीएम में टैक्स पक्का मिलता था। तो अगर तूने 5% का रेट चूज करना है और एफसीएम चूज करना है तो इस केस में भी तेरे को टैक्स पक्का देना ही पड़ेगा। जीएसटी नंबर मैंडेटरी हो गया, पक्का जीएसटी नंबर तेरे पास होना चाहिए, तभी करके तू ये 5% का रेट चूज कर सकता है। नहीं है तो जीएसटी नंबर ले। तो यहाँ पे सेक्शन 22 का बेनिफिट कौन सा था कि जब तक एक्सीड नहीं होती थ्रेशोल्ड लिमिट तब तक जीएसटी नंबर लेने की लोड नहीं है। क्या वो सेक्शन 22 का बेनिफिट मिल पाएगा? द आंसर इज नो, नहीं मिल पाएगा। और ये जीएसटी नंबर मैंडेटरी हो गया कि सेक्शन 24 में लिखा हुआ है? नहीं, 24 में लिखा हुआ, कंडीशन ही दे रखी है बस। मैंडेटरी जीएसटी नंबर तो लेना पड़ेगा अगर एफसीएम चूज करना है 5% के साथ। नेक्स्ट कंडीशन, अगर जीटीए तूने ऑप्ट करना है एफसीएम तो ऐसा करना, गवर्नमेंट के पोर्टल पे भी डिक्लेरेशन दे देना और जो कस्टमर को इनवॉइस इशू करोगे उसके ऊपर भी डिक्लेरेशन दे देना कि हाँ भाई मैंने एफसीएम चूज कर रखा है। तो कंडीशन नंबर 2 की आ गई डिक्लेरेशन।
और सरकार ने कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई कि यार एक बार अगर तूने एफसीएम चूज़ कर लिया तो 1 साल के लिए तुझे एफसीएम ही यूज़ करना पड़ेगा, ऐसी वाली कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे नहीं है, आगे जाके उत्तर में पढ़ेंगे। फाइन। इसके अलावा सरकार ने एक बात कह रखी है, आरसीएम लगा देंगे अगर रेसिपिएंट कौन हुआ, रेसिपिएंट CRFBPCT, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, F से फैक्ट्री, B से बॉडी कॉर्पोरेट, P से पार्टनरशिप फर्म, CT से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर रेसिपिएंट CRFBPCT है तो आरसीएम लगेगा, अगर रेसिपिएंट CRFBPCT नहीं है तो आरसीएम नहीं लग पाया। तो इस लिस्ट में रह कौन गया, या तो अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल रह गया या फिर अनरजिस्टर्ड HUF रह गया। इन दोनों ही केसेस को सरकार ने क्या कर रखा है, एग्जम्प्ट कर रखा है। एग्जम्पशन हमेशा मिलेगी, चाहे 5% का रेट हो चाहे 12% का रेट हो। क्या बात बनी? अगर जीटे का केस है, पहली बार जीटे कौन सा केस होता है, जब जीएसटी रेट कितना है, नहीं सॉरी, जीटे कब होता है, जब ट्रांसपोर्टर गुड्स ट्रांसपोर्ट करे, रोड के थ्रू करे, बिल टी इशू करे, कंसाइनमेंट नोट इशू करे। फाइन, दिस इज द केस ऑफ जीटीए। फिर रेट चेक करेंगे, रेट अगर 12% तो एफसीएम, रेट अगर 5% तो आरसीएम। बाय डिफॉल्ट 5% रेट आरसीएम ठोकना। लेकिन अगर क्वेश्चन कह दे कि जीटीए वांट टू चूज एफसीएम, तो हम कहेंगे एफसीएम चूज कर ले, लेकिन कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। और कंडीशन कौन कौन सी है? पहली कंडीशन जीएसटी नंबर मैंडेटरी लेना पड़ेगा, दूसरी कंडीशन डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। डिक्लेरेशन कहाँ पे देनी है? एक तो पोर्टल पे और एक इनवॉइस पे। फिनिश। और 1 साल वाली कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। 5% पे आरसीएम लगा देंगे, प्रोवाइडेड दैट रेसिपिएंट कौन होना चाहिए, CRFBPCT, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन मतलब जिस बंदे ने जीएसटी नंबर ले रखा है, जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन। आशु, जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन, CRFBPCT। और B स्टैंड्स फॉर बॉडी कॉर्पोरेट, P स्टैंड्स फॉर पार्टनरशिप फर्म, CT स्टैंड्स फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर CRFBPCT रेसिपिएंट है तो आरसीएम लगेगा। अगर रेसिपिएंट CRFBPCT के अलावा अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल या फिर अनरजिस्टर्ड HUF है तो एग्जाम्प्ट कर रखा है। जीएसटी रेट चाहे 5% है चाहे 12% है, दोनों केसेस में क्या कर रखा है, एग्जाम्प्ट। फिनिश। जीटी में एक और बात, रेसिपिएंट हमने बोल दिया आपको CRFBPCT। अगर कोई फैक्ट्री ऐसी है जो जीएसटी नंबर नहीं ले रखी, फैक्ट्री ऐसी है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, क्या जीएसटी भरना पड़ेगा उसको आरसीएम में? हाँ, सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लो। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म ऐसी है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, हाँ, सेक्शन 24, ठीक हो गया, आरसीएम लगेगा। लेकिन अगर प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर ऐसा है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो रेसिपिएंट है, तो फिर एग्जम्प्ट है। ठीक हो गया। अगर कोई बंदा घर पे ही प्रोड्यूस कर रहा है और उसने फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखी, तो क्या आरसीएम लगेगा? द आंसर इज नो। लॉ कहता कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी या फैक्ट्री की बात कर रहे हैं ना, ये वो हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड हो। अगर इनमें रजिस्टर्ड है तो फैक्ट्री बोलेंगे या कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ठीक हो गया। तो इंडिविजुअल बंदा अगर घर पे ही कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे इंडिविजुअली बोलेंगे, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल बोलेंगे, फैक्ट्री नहीं बोलेंगे। फैक्ट्री कब बोलेंगे? जब वो फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो मतलब अगर सोल प्रोप्राइटर ऐसा है जो फैक्ट्री एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा के एक फैक्ट्री चला रहा है, ये कह रहे हैं मैं, रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट कौन है? अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल। रेसिपिएंट कौन है? अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल रनिंग अ फैक्ट्री। क्वेश्चन क्या है आपका? इफ रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब प्रोप्राइटर हो गया, रनिंग अ फैक्ट्री, रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्री एक्ट, क्या करना है? बात समझ में आ गई? अब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि सर ये तो इंडिविजुअल है, रजिस्टर्ड इंडिविजुअल तो छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, फैक्ट्री हो गया ना, फैक्ट्री और फैक्ट्री एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लगेगा। आरसीएम लगेगा तो सेक्शन 24 लगेगा, रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्री एक्ट। अगर लिकर की फैक्ट्री है तो हाँ, इत्थे तां जीटी दी सर्विस की गल हो रही है, जीएस नंबर लेना पड़ेगा। बहुत सोहने एग्जाम्पल ले लिए ने, रनिंग अ लिकर फैक्ट्री। अपना ये चाहे एग्जाम्पल लिख लो बुक पे। इफ रेसिपिएंट कौन है? अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल रनिंग अ लिकर फैक्ट्री, रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्री एक्ट। सुनो, केस को ध्यान से सुनो। जीटीए सर्विस दे रहा है किस चीज की? ट्रांसपोर्ट ऑफ लिकर।
जीटीए किस चीज़ की सर्विस दे रहा है? सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ लिकर। भाई बात बता, क्या इस सर्विस के ऊपर जीएसटी लगता है? सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट, हाँ इसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा ना। सर्विस टैक्सेबल इन जीएसटी, ठीक। अगर इस जीटीए ने ऑप्ट किया 5% का रेट, और रेसिपिएंट कौन है? अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल रनिंग अ फैक्ट्री, रनिंग अ लिकर फैक्ट्री, ठीक हो गया। क्या करना है, क्या आरसीएम लगेगा नहीं? स्टेप 1 मतलब स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं। स्टेप 1, क्या आरसीएम लगेगा कि नहीं? क्या आरसीएम लगेगा कि नहीं? क्या रेसिपिएंट फैक्ट्री है? रनिंग अ लिकर फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्री एक्ट। हाँ ये केस थोड़ा हजम औखा आएगा, लेकिन लॉ तो यही है। क्या आरसीएम लगेगा कि नहीं? स्टेप 1, आरसीएम एप्लीकेबल। वेदर जीटीए सर्विस टैक्सेबल, जीटीए की ट्रांसपोर्ट सर्विस टैक्सेबल, टैक्सेबल। यस, जीएसटी एप्लीकेबल, ठीक। अब आरसीएम लग गया तो क्या फिर लिकर वाली फैक्ट्री को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24? द आंसर इज यस। लॉ ऐसा ही है भाई। ये तो एग्जांपल ही अपनी बहुत क्लासिक बन गई लिकर बोल के, तो इसको जीएसटी नंबर तो लेना पड़ेगा। सेक्शन 24 अट्रैक्टेड लिकर फैक्ट्री needs GST registration. Liquor factory needs GST registration and shall pay tax under RCM. बहुत सोना केस बन गया है। आप कहोगे कि सर लिकर फैक्ट्री ने देखो यही जीएसटी पे करना होगा, अदरवाइज तो वैट पे करेगा, स्टेट एक्साइज पे करेगा। द आंसर इज यस, वैट पे करेगा, स्टेट एक्साइज पे करेगा, लेकिन इस केस के लिए उसको जीएसटी नंबर तो लेना ही पड़ेगा। ऐसे ही लॉ है, हल कोई नहीं, हल कोई नहीं। नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। वो तो लगता है जो जीएसटी रेट का फर्क हो, जीएसटी रेट का फर्क नहीं है, गल ही हट है। छड़ दे अपने सिलेबस ही नहीं। केस क्लियर हो गया जीटीए वाला? जीटीए वाला पेज सारा खत्म है, चले आगे। नेक्स्ट आपका केस इज लीगल सर्विसेज। मैं आपको इसके साथ साथ एग्जम्पशन भी कराता जाऊंगा। लीगल सर्विस में क्या लॉ है? पहली बात, लीगल सर्विस देने वाला सप्लायर कौन होना चाहिए? सप्लायर होना चाहिए आपका एडवोकेट, या फिर सीनियर एडवोकेट, या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट, ठीक है जी। अगर सप्लायर ये है, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएस है, फिर लॉ डिस्कस ही नहीं कर रहे। अगर लॉ डिस्कस नहीं कर रहे तो फिर क्या लगेगा? अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को लीगल सर्विसेज दे रहा है, लॉ क्या लगेगा? एफसीएम, टैक्सेबल। अगर किसी के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर, किसी सर्विस के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे तो बाय डिफॉल्ट एफसीएम, टैक्सेबल। अगर लीगल सर्विस देने वाला बंदा कौन है? एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, फर्म ऑफ एडवोकेट है, तो क्या चेक करेंगे हम? ये चेक करेंगे रेसिपिएंट कौन है। अगर रेसिपिएंट हुआ बिजनेस एंटिटी तो क्या लगाना है? आरसीएम। अगर रेसिपिएंट हुआ नॉन बिजनेस एंटिटी तो सरकार कहती है यार छोड़ो, वकील से लेना नहीं, रेसिपिएंट वैसी बिजनेस एंटिटी है नहीं, तो यहाँ पे एग्जम्प्ट कर रखा है, ठीक हो। या तो लीगल सर्विसेज एडवोकेट वाला केस हो, या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाला केस हो, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। तो दोनों ही केसेस में क्या है? अगर रेसिपिएंट कौन है? बिजनेस एंटिटी, तो आरसीएम। अगर रेसिपिएंट कौन है? नॉन बिजनेस एंटिटी, तो एग्जम्प्ट। फाइन। मुकुल क्वेश्चन है भाई, वकील की सर्विस ले ली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने की, अभी डाउट आएगा। मैं बोल पड़ा वकील की सर्विस ले ली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने की, रेसिपिएंट इज अ बिजनेस एंटिटी, क्या आरसीएम लगेगा कि नहीं?
अगर रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी, आपको यहाँ से तो दिख रहा है कि वकील है, बिजनेस एंटिटी है, आरसीएम, लेकिन ये भी तो देखो, क्या रिटर्न फाइल करना इज अ लीगल सर्विस? अगर रिटर्न फाइल करना इज अ लीगल सर्विस तो हाँ आरसीएम लगेगा। डाउट तो इस बात पे आके खड़ा है कि रिटर्न फाइल करना क्या ये लीगल सर्विस है? ये चीजें डेप्थ है, दीज आर द डेप्थ। छोड़ो, वो मैटर ही नहीं कर रहा। अगर आरसीएम लगाना है तो सप्लायर के पास जीएसटी नंबर है या नहीं, वो मैटर कैसे कर रहा है भाई? बोलो। रिटर्न फाइल नहीं किया, जो रिटर्न फाइल लीगल सर्विस नहीं है फिर तो एफसीएम ही लगेगा ना। हाँ हाँ जी, फिर जो एडवोकेट ये तो पूछ रहे हैं ना, हमने बताया तो है ही नहीं, हम तो पूछ रहे हैं आपसे, क्या आपको लगता है जीएसटी रिटर्न फाइल करना इज अ लीगल सर्विस? पॉइंट नंबर 1, लीगल सर्विस की डेफिनेशन इज कंसल्टेंसी इन द लॉ या फिर रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज, किसी ने रिप्रेजेंट करना इज अ लीगल सर्विस। तो जीएसटी रिटर्न फाइल करना या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना तो लीगल सर्विस है या नहीं? दो ऑप्शन है सर इनकम टैक्स ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਏ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ है। बट देखो, अगर तो कंसल्टेंसी दिखे तो लीगल सर्विस ठोकेंगे, अगर कंसल्टेंसी ना दिखे तो फिर लीगल सर्विस ही है नहीं। अगर लीगल सर्विस है नहीं फिर ये वाला लॉ नहीं लगा, और अगर ये वाला लॉ नहीं लगा, अगर रिटर्न फाइल करना इज नॉट अ लीगल सर्विस, इन दैट केस लीगल सर्विस है नहीं, तो फिर ये वाला केस नहीं लग रहा, आरसीएम नहीं लगेगा, फिर आरसीएम नहीं लगेगा। अब ये डेप्थ होगी, पेपर में प्रैक्टिकल ऐसा कुछ नहीं आएगा, पेपर में आपको ये चेक करना नहीं आएगा कि बताओ लीगल सर्विस है या नहीं। सिंपली इट इज गिवन, इफ इट इज गिवन कि लीगल सर्विस है तो क्या लॉ लगाओगे? तो हम कहेंगे लीगल सर्विस है, चलो फिर हम चेक करेंगे रेसिडेंट कौन है, बिजनेस एंटिटी या फिर नॉन बिजनेस एंटिटी। अगर रेसिडेंट कौन हुआ बिजनेस एंटिटी तो क्या लॉ है? आरसीएम। और अगर रेसिडेंट कौन है नॉन बिजनेस एंटिटी तो एग्जम्प्ट। रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल डूइंग अ बिजनेस, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल डूइंग अ बिजनेस, क्या करना है? क्वेश्चन क्या है मेरा? रेसिपिएंट कौन है? अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल बिजनेस, बिजनेस एंटिटी है लेकिन अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है, लगेगा कि नहीं आरसीएम? लगेगा। बच्चा फिर से कहता थ्रेशोल्ड लिमिट। सुनो 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 सुनो, जब मैं बोलता हूँ ना आरसीएम तो थ्रेशोल्ड लिमिट पीछे रखो, पहले तो मुझे ये बताओ आरसीएम एप्लीकेबल है या नहीं। अगर रेसिपिएंट कौन है? अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल बिजनेस एंटिटी, हाँ चाहे अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल, अनरजिस्टर्ड है कोई नहीं, प्रोप्राइटर है कोई नहीं, बिजनेस एंटिटी है, हाँ तो आरसीएम लग गया। और अगर आरसीएम लग गया, सप्लायर दी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड की या नहीं की मैटर करती है ना, रेसिपिएंट दी मैटर कर दी है ना, क्यों? क्योंकि सेक्शन 24 लगता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, तो फिर एग्रीगेटर टर्नओवर वाला पॉइंट एप्लीकेबल ही नहीं हुआ। डेप्थ है बिरे, पेपर इतनी आसानी से नहीं निकलेंगे, डेप्थ चेक करनी पड़ेगी। तो अगर लीगल सर्विस का केस है, सप्लायर कौन है? एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट, रेसिपिएंट कौन है? बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कोई भी हो सकती है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, कोई भी कंपनी, डजंट मैटर कौन। बिजनेस एंटिटी है तो आरसीएम, आरसीएम एप्लीकेबल हो गया तो जीएसटी नंबर मैंडेटरी सेक्शन 24, एग्रीगेटर टर्नओवर नहीं चेक करना, ऐसे है दीदी, फाइन। और अगर रेसिपिएंट हुआ कोई, वैसी सर्विस लेने कौन चले गए, दो फ्रेंड्स आपस में लड़ पड़े, दोनों फ्रेंड्स एम्प्लॉइज हैं, सैलरी में जॉब करते हैं, तो नॉन बिजनेस एंटिटी आपस में लड़ पड़े, वकील के पास चले गए, क्या करना है? एग्जाम्प्ट, फिनिश। सिमिलर केसेस यार आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कौन होता है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कौन होता है? आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कौन होता है? बस कोर्ट के अलावा बाहर का कोई थर्ड पर्सन अपॉइंट कर लिया कि हमारे में अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो भाई तू सुलझा दियो, दैट इज योर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। तो अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की सर्विसेज है, पहली बात क्या ये सप्लाई है या नहीं, क्योंकि हमने शेड्यूल 3 में पढ़ा था ना, कोर्ट ट्राइब्यूनल सप्लाई नहीं होता। क्या आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल सप्लाई होता है कि नहीं होता है? शेड्यूल 3 में वो वाले ट्राइब्यूनल थे जो किसी एक्ट या लॉ के थ्रू बने हुए हैं। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इज इंडिविजुअल बंदा। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में भी सेम लॉ है, रेसिपिएंट कौन है? अगर बिजनेस एंटिटी तो आरसीएम, नॉन बिजनेस एंटिटी तो एग्जम्प्ट।
बात समझ में आ गई? चलिए आगे। नेक्स्ट आपका केस आ गया गवर्नमेंट का। ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट का केस बच्चे उलझते हैं, गलती करते हैं। गवर्नमेंट के केस में सबसे पहले आप चेक करो क्या 4 सर्विसेज हैं। 4 सर्विसेज कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस नहीं, पैसेंजर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या फिर पैसेंजर, एयरक्राफ्ट या फिर वेसल की सर्विसेज, रेलवे या फिर पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विसेज। कौन कौन सी सर्विसेज है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या फिर पैसेंजर। प्रांजल कौन सी सर्विस है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या फिर पैसेंजर, एयरक्राफ्ट या फिर वेसल, रेलवे या फिर पोस्टल। इन चारों केसेस में हमें ये दिख रहा है कि एक तरीके की सरकार एक बिजनेस एंटिटी है कहीं ना कहीं, तो फिर यहाँ पे सिंपल लॉ FCM। और अगर सरकार क्या कर रही है? इमूवेबल प्रॉपर्टी लेट आउट कर रही है। इमूवेबल प्रॉपर्टी लेट आउट, इमूवेबल प्रॉपर्टी लेट आउट कर रही है कौन? गवर्नमेंट। तो लॉ क्या है? रेसिपिएंट चेक करो। अगर रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड, तो RCM। अगर रेसिपिएंट कौन है? अनरजिस्टर्ड, तो फिर ऐसे वैसे तो बाइफर्केशन है, लेकिन आप मोटा मोटी के लिए आई याद कर लो, एग्जम्प्ट कर दो मोटा मोटी के लिए। वैसे तो हाँ इसमें और डेप्थ है, बाइफर्केशन है, लेकिन वो पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप मोटा मोटी याद रख लो, एग्जम्प्ट। क्या सप्लायर कौन है? गवर्नमेंट। सर्विस कौन सी है? अगर 4 सर्विसेज है तो क्या करना है? FCM। अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो क्या चेक करना है? रेसिपिएंट कौन हो? रजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर्ड है तो RCM, अनरजिस्टर्ड है तो एग्जम्प्ट। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा ये 4 सर्विसेज के अलावा एनी अदर सर्विस है तो फिर से चेक करते हैं बिजनेस एंटिटी या फिर नॉन बिजनेस एंटिटी। अगर बिजनेस एंटिटी है तो फिर RCM लगेगा, और अगर नॉन बिजनेस एंटिटी है तो फिर एग्जम्प्ट। अदर सर्विसेज में कौन सी आ गया? लेट्स से लाइसेंस इशू करना, इसमें आ गया। तो गवर्नमेंट का चार्ट हो गया। 4 सर्विसेज है तो FCM, इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस है तो रेसिपिएंट कौन चेक करेंगे? रजिस्टर्ड, कल्ला रजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर्ड है तो RCM, अनरजिस्टर्ड है तो एग्जम्प्ट। और अदर सर्विसेज है तो बिजनेस एंटिटी एंड नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी है तो RCM, नॉन बिजनेस एंटिटी है तो एग्जम्प्ट, गवर्नमेंट। ठीक है जी। चलो सुमन दीदी ये बताओ, अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय अ पर्सन अदर देन अ गवर्नमेंट, तो पढ़ा है क्या हमने? ये लगा दे लो, रेसिडेंट रजिस्टर्ड तो RCM नहीं, कल ही गवर्नमेंट का केस पढ़ा सर अभी हमने। और अगर सप्लायर नॉन गवर्नमेंट हो, अदर देन गवर्नमेंट हो, तो एक और लॉ है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर एक और लॉ है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर एक और लॉ है। उसमें क्या चीज़ है? सप्लायर कौन? एनीवन। सप्लायर कौन? एनीवन। इंटरेस्ट गैप हो गया। सप्लायर एनीवन, 3 केसेस हैं इंडिपेंडेंट, ऐसे याद ही रखने हैं। रहने वाला घर, रहने के लिए टू द अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेजिडेंस, रहने के लिए टू अनरजिस्टर्ड, एग्जम्प्ट। रहने वाला घर रहने के लिए टू अनरजिस्टर्ड एग्जम्प्ट। रहने वाला घर किस पर्पस के लिए पता नहीं, मतलब किसी के लिए भी, चाहे रहने के लिए चाहे कमर्शियल, टू रजिस्टर्ड टू RCM। रहने वाला घर टू रजिस्टर्ड RCM। थर्ड अमेंडमेंट है, लेटेस्ट है, मई 25 के लिए। कमर्शियल अगर प्रॉपर्टी है, सप्लायर कौन है? अनरजिस्टर्ड। और रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड तो भी क्या लगेगा? ऐसे करके 2 अलग अलग केसेस हैं। अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आएगी तो पहले तो ये चेक करना गवर्नमेंट है या अदर देन गवर्नमेंट है। अगर हुआ गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट वाला लॉ अप्लाई करने की कोशिश करना, अगर गवर्नमेंट ना हुआ तो ये वाला लॉ लगाना। ठीक हो गया? क्या चेक किया? इस लॉ में क्या पढ़ा हमने? रहने वाला घर रहने के लिए टू अनरजिस्टर्ड एग्जम्प्ट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टू द रजिस्टर्ड RCM, कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड RCM। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड बंदा क्यों लेगा? रहने वाला घर एक GST रजिस्टर्ड बंदा क्यों लेगा? यूजुअली अपने एम्प्लॉयज़ के लिए तो RCM। और अगर रहने वाला घर रजिस्टर्ड बंदा खुद के रहने के लिए ले रहा है, और रेसिडेंट कौन है? एक प्रोप्राइटर है GST रजिस्टर्ड, तो रहने वाला घर CS सुमित मित्तल रहने के लिए घर ले रहे हैं किराए पे,
खुद के रहने के लिए ले रहा हूँ, चाहे मैं जीएसटी रजिस्टर्ड क्यों ना हूँ, लेकिन अगर खुद के लिए ले रहा हूँ तो फिर वो बिजनेस की कैपेसिटी में नहीं रहा, तो इस केस में एग्जम्प्ट है। ठीक है ना जी। तो वो एक और एग्जम्पशन है, टू रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर फॉर सेल्फ रेजिडेंस, तो भी क्या है, एग्जम्प्ट। रहने वाला घर रहने के लिए, टू अनरजिस्टर्ड तो एग्जम्प्ट, रहने वाला घर टू रजिस्टर्ड तो आरसीएम, रहने वाला घर टू द रजिस्टर्ड, लेकिन रजिस्टर्ड कौन है, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर है खुद के रहने के लिए तो एग्जम्प्ट। और अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, फिर आरसीएम। ठीक हो गया जी। सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड, सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तभी आरसीएम लगाएंगे ना, फिर जेन्युइन है केस। जैसे तालीवाल कॉम्प्लेक्स, अब ये कमर्शियल बिल्डिंग, सप्लायर कौन, नवदीप तालीवाल, एडवोकेट है, अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो गया, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेसिपिएंट कौन है, एसएमसी क्लासेस, रजिस्टर्ड है, जीएसटी रजिस्टर्ड, तो आरसीएम लगेगा। ये केस है। रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर के केसेस आए हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंस के लिए ले रहा है कौन बंदा, एक रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर खुद के रेजिडेंस के लिए ले रहा है तो एग्जम्प्ट है, और अगर एम्प्लॉयज के लिए ले रहा है तो आरसीएम। बात समझ आ गई यार। चलिए आगे चले। गवर्नमेंट के बाद नेक्स्ट आ गया आपका स्पॉन्सरशिप सर्विस। इसमें कोई कंफ्यूज, मतलब स्पॉन्सरशिप सर्विस में ना कई बार हमें ये नहीं पता लगता कि सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है। ध्यान सुनना, नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एनसीसी, ठीक, एसएमसी, नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फ्लेक्सें लगवा दी हमने, तो अगर हमने फ्लेक्सें लगवाई हैं तो हमने इनको पे किया होगा, तो हु इज द सप्लायर, एनसीसी इज द सप्लायर, एसएमसी इज द रेसिपिएंट। लॉ ये है कि अगर रेसिपिएंट हुए बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म, सप्लायर कौन हुए, एनीवन, सर्विस कौन सी, स्पॉन्सरशिप की सर्विस, तो क्या होएगा, एग्जैक्ट। ओह ये क्या हो गया, आरसीएम। अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज है, सप्लायर कौन है, एनीवन, रेसिपिएंट कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म, तो क्या लगेगा, आरसीएम। सप्लायर कौन, कोई भी, रेसिपिएंट कौन, बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म, और स्पॉन्सरशिप की सर्विस है तो आरसीएम लगेगा। नेक्स्ट, ये सिंगर किसको सर्विस दे रहा होता है, टी सीरीज कंपनी को, एक्टर प्रोड्यूसर को, और आपका ऑथर पब्लिशर को। बेसिकली ये बड़े बंदे हो गए, पब्लिशर, टी सीरीज कंपनी, म्यूजिक कंपनी या फिर प्रोड्यूसर, ये बड़े बंदे हो गए। ये पे आउट कर रहे हैं टू द आर्टिस्ट, पे आउट कर रहे हैं टू द आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट इज सप्लायर, ये सारे बंदे कौन है, रेसिपिएंट। तो जो बड़ा है, पब्लिशर, टी सीरीज कंपनी, म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस, ये टैक्स पे करेंगे अंडर द आरसीएम। यहाँ पे एक और बात है जो कि सिर्फ ऑथर के लिए एप्लीकेबल है, बाकी आर्टिस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऑथर चाहे तो एफसीएम चूज कर सकता है, फिर से वही बात कि अगर आरसीएम में सरकार को टैक्स मिलना पक्का होता है, तो ऑथर अगर तूने एफसीएम चूज किया तो कंडीशन क्या है, पहली जीएसटी नंबर मैंडेटरी, दूजी डेक्लेरेशन देनी पड़ेगी, कहाँ पे, डेक्लेरेशन, एक तो पोर्टल पे और एक इनवॉइस पे, तीजी यहाँ पे 1 साल वाली कंडीशन है, अगर तूने एफसीएम चूज कर लिया तो 1 साल के लिए तेरे को एफसीएम में चूज करना पड़ेगा, बाहर नहीं आ सकता भाई, यहाँ पे ये कंडीशन है। चलो आगे, फिर ये सिंपल सी बात, अगर कमेटी बनाती है आरबीआई अगर कोई कमेटी बनाती है तो कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं उनको फुल टाइम एम्प्लॉय रख लेते हैं, बस महीने में 1-2 मीटिंग होती है ऐसे बस, तो फुल टाइम एम्प्लॉय तो होते नहीं है। तो कमेटी वाले मेंबर्स को अगर पे आउट कर रही है आरबीआई, तो आरबीआई पे आउट कर रही है किनको, कमेटी वाले मेंबर्स को। कमेटी वाला मेंबर लेट से रघुराम राजन, इकोनॉमिस्ट तगड़ा, आरबीआई का एक्स गवर्नर, तो रघुराम राजन पैसा रिसीव कर रहा है, आरबीआई पैसा पे कर रही है, हु इज द सप्लायर, रघुराम राजन। तो रघुराम राजन क्या एम्प्लॉय है आरबीआई का, आंसर इज नो, वो तो महीने में 2 बार मीटिंग अटेंड करने आ रहा है सिर्फ, तो उसको बोल दिया मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी, आर द सप्लायर, आरबीआई इज द रेसिपिएंट, तो आरसीएम में आरबीआई टैक्स पे करेगा। नेक्स्ट, इंश्योरेंस एजेंट किसको सर्विस दे रहे होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस एजेंट को पैसा मिलता है, तो फिर से एजेंट एम्प्लॉय तो है नहीं, तो फिर से आरसीएम लगेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। नेक्स्ट सर्विसेज 4 है, आपका ध्यान देना, आरडीबी, आरडीबी एक बैंक है, तो याद ऐसे रख लिया बस, आरडीबी बैंक। आर से आ गया रिकवरी एजेंट, डी से आ गया डीएसए, बी से आ गया बिजनेस फैसिलिटेटर।
रेसिपेंट कौन? 3 to 1, बैंक, NBFC, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर एक काट दो बैंक और NBFC, फिर एक और काट दो कल्ला बैंक। लास्ट में क्या चीज़ है? बैंक भी है नहीं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, इधर आ गया एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। और एक और वर्ड DSA के साथ वर्ड लगा हुआ है इंडिविजुअल, लॉ बन गया। क्या बना? अगर रिकवरी एजेंट की सर्विसेज है, रेसिपेंट कौन है? बैंक, NBFC, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, RCM। DSA देखो रिकवरी एजेंट में मैटर नहीं कर रहा, सप्लायर कौन है? इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, हमेशा RCM लगेगा। लेकिन अगर DSA की बात करें, अगर सप्लायर कौन है? इंडिविजुअल प्रोपराइटर है, तो RCM लगेगा, अदरवाइज RCM नहीं लगेगा। अगर सप्लायर कौन है? बच्चा गलती करते हैं यहाँ पे, बच्चा देखता है DSA, मैंने पढ़ा था RCM है, ठोको RCM नहीं। 50 से 60% ऑफ द केसेस पेपर में पता क्या आएंगे? RCM और एग्जम्पशन, कि आपको फैक्ट्स दिखेंगे लेकिन ड्यू टू एनी रीजन RCM और एग्जम्पशन लग नहीं पाएगा। टच करके वापस याद हो तो एग्जम्पशन और RCM के नज़दीक लेके जाएगा, लेकिन पीछे आ जाएगा, RCM एग्जम्पशन लगेगी नहीं, ड्यू टू एनी कोई ना कोई कंडीशन वायलेट हो रही होगी। तो ध्यान से देखना है, DSA में हमेशा नहीं लगता RCM, DSA में RCM लगेगा प्रोवाइडेड दैट DSA को जो सप्लायर होना चाहिए वो इंडिविजुअल होना चाहिए। अगर DSA का सप्लायर कौन है? पार्टनरशिप फर्म है, तो फिर RCM नहीं लगेगा। बिजनेस फैसिलिटेटर अगर किसको सर्विस दे रहा है? बैंक को, तो RCM लगेगा। लेकिन एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर बैंक को सर्विस दे रहा है तो RCM है। मतलब बैंक वाले ने किसको हायर किया? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने किसको हायर किया? एजेंट को। ठीक हो गया? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इसको पैसा पे कर रहा है, बैंक वाला इसको पैसा पे कर रहा है। जो नीचे वाली लेग है यहाँ पे तो क्या लगेगा? लेकिन ऊपर वाली लेग में FCM है, सप्लायर कौन है यहाँ पे? ये सप्लायर है ना, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट पे करेगा। और नीचे वाली लेग में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कौन है? रेसिपिएंट, तो नीचे वाली लेग में भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट पे करेगा। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट दोनों लेग का टैक्स बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ही पे करेगा। कहानी समझ में आ गई? फिर आ गया डायरेक्टर। बच्चा पता नहीं क्यों डायरेक्टर में उलझता है। आप तो पढ़े लिखे बच्चे हो, मतलब इनकम टैक्स आपने किया हुआ है, तो आप तो शायद नहीं उलझोगे। इनकम टैक्स में सेक्शन है, एक सेक्शन 192, एक सेक्शन 194J। 192 कब लगता है? जब सैलरी का केस हो। 194J कब लगता है? जब प्रोफेशनल सर्विस का केस हो। एक बार बताना, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर 194J लगेगा? द आंसर इज यस, प्रोफेशनल सर्विस। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रोफेशनल सर्विस 194J लगेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस दे रहा है, कि उसके ऊपर भी 194J लगेगा? CA की सर्विस के ऊपर प्रोफेशनल सर्विस है या नहीं? 194J प्रोफेशनल सर्विस है। इंजीनियर के ऊपर तो प्रोफेशनल सर्विस है, आर्किटेक्ट प्रोफेशनल सर्विस है, तो CA के ऊपर भी 194J लगेगा। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ। हाँ, हमें पता है कि डायरेक्टर अगर कंपनी को सर्विस दे, क्या वो हमेशा एम्प्लॉय वाली सर्विस होगी? कभी कभी नॉन एम्प्लॉय भी हो सकता है। अगर एम्प्लॉय वाली सर्विस हुई तो डायरेक्टर हमें पता है कभी कभी फुल टाइम डायरेक्टर होता है एम्प्लॉय, कभी कभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है नॉन एम्प्लॉय। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो RCM लगा देंगे, और अगर एम्प्लॉय वाला डायरेक्टर है तो नॉट अ सप्लाई। ठीक हो गया? बात ये है, जो क्लैरिफिकेशन है जहाँ पे बच्चा उलझता है वो ये है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकुल गुप्ता, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई, लक्षण बहुत घट, सिंसियरिटी इंक्रीज करो। चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकुल गुप्ता इज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ कौन सी कंपनी भाई? टाटा ग्रुप का भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। फाइन, क्योंकि ये टाटा का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, क्यों टाटा वाले इसको पे करते होंगे फॉर द सिटिंग फीस, बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए। अब जिसको पे किया, क्या उसके ऊपर मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज सप्लायर या रेसिपेंट? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सप्लायर, रेसिपेंट कौन है? टाटा। टैक्स कौन पे करेगा? टाटा, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सर्विसेज है। बात ये है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, टाटा वाले कहते यार भाई हमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही तैयार करके दे दे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होता है, मतलब कोई अगर फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट शुरू करने वाला होता है ना, तो उसका प्लस माइनस कैपिटल बजटिंग लगा रहे थे उस पर, कि हाँ भाई फ्यूचर के क्या कैश इनफ्लो आएंगे, आउटफ्लो आएंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी, बचेगा नहीं बचेगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसी कुछ होती है। तो क्योंकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट था तो इसने टाटा को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दी, टाटा ने उसको उस रिपोर्ट के लिए भी पे किया
फॉर द रिपोर्ट। डाउट ये है कि ये जो रिपोर्ट के लिए पे किया इसके ऊपर क्या 194J में टीडीएस काटा होएगा? हाँ, 194J में टीडीएस डिडक्टेड। क्या आरसीएम लगा दे सिर्फ इसी बात पे क्योंकि 194J में टीडीएस काट लिया? नो। क्यों मुकुल, क्यों नहीं लगाना? नहीं लगाना फाइन, क्यों नहीं लगाना? माधव क्यों नहीं लगाना? केस ये है राजे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट वीसी, being a chartered accountant, this independent director prepared a project report for the Tata company. Tata company paid the fees for the project report. और क्योंकि he was a chartered accountant तो 194J में TDS काटा। मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि 194J में TDS कट गया और वो बंदा रेसिपिएंट मतलब ये सप्लायर बंदा इज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो आरसीएम लगा दे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 194J आरसीएम लगा दे? नहीं, क्योंकि हम कहेंगे ये जो सर्विस दी जा रही है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली सर्विसेज नहीं है। ये बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है लेकिन ये जो सर्विस दे रहा है ये डायरेक्टरशिप वाली सर्विसेज नहीं है, ये अदर देन डायरेक्टरशिप वाली सर्विसेज है, देयरफॉर आरसीएम अट्रैक्ट नहीं हो रहा। बात समझिए भाई। लेकिन अगर सिटिंग फीस चार्ज कर रहे हो, सिटिंग फीस, तो हम कहेंगे कि सिटिंग फीस तो डायरेक्टरशिप वाली सर्विसेज होती है, सिटिंग फीस तो डायरेक्टरशिप वाली सर्विसेज होती है, फिर आरसीएम लगेगा। अगर सिटिंग फीस होती फिर आरसीएम लगता, अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट है फिर आरसीएम नहीं लगेगा। सिटिंग फीस है तो आरसीएम लगेगा। हाँ, अगर आरसीएम नहीं लग रहा मतलब एफसीएम लगेगा, मतलब हु शैल पे द टैक्स? सीए मुकुल गुप्ता। अब सीए मुकुल गुप्ता की एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं हो रही, क्या टैक्स भरना पड़ेगा? सीए मुकुल गुप्ता की एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं हो रही, क्या टैक्स भरना पड़ेगा? अगर इसकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं हो रही तो आप ये चेक कर लो, वैसे जीएस नंबर लेते हो ना, अगर ले रखा है तो फिर तब भरना होगा, और अगर नहीं ले रखा तो पार्टनर किधर गया? अच्छा, क्या समझे कि अगर एफसीएम लग गया तो फिर ये मुकुल गुप्ता ने टैक्स पे करना है ना, तो फिर ये चेक करेंगे मुकुल गुप्ता की एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो रही है कि नहीं। अगर इसकी एक्सीड होगी फिर तो लायबल टू रजिस्टर, फिर तो भरना पड़ेगा, और अगर एक्सीड नहीं हो रही फिर ये चेक कर लूंगा वैसे तो नहीं ले रखा इसने वॉलंटरी ले रखा है जीएस नंबर, तो भी भरना पड़ेगा। ठीक, ध्यान सुनना, गलती हो सकती है, ध्यान सुनना। सीए मुकुल गुप्ता ओन्स अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, टाटा को इसने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है। क्यों? क्योंकि टाटा वाले अपने एम्प्लॉइज को रुकवाते हैं। बताओ, एफसीएम आरसीएम। सीए मुकुल गुप्ता इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट, और क्या ये सर्विस डायरेक्टरशिप वाली है? डायरेक्टरशिप सर्विसेज है? नो, दिस आर द रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस। क्या आरसीएम लगेगा या नहीं? लगूगा, क्योंकि सर हमने कहीं और पे लॉ पढ़ा हुआ है तो वो वाला लॉ अप्लाई हो गया। बात समझ में आ गई? वैसे थोड़ा सा गा होता है, कोई बड़ा वड्डा गा नहीं है, सौखा सही है, लेकिन बच्चा गलती खाता है। तो यहाँ पे सीखने को लर्निंग ये मिली, आरसीएम में लगू, आरसीएम लगूगा। सीखने की लर्निंग यहाँ पे ये मिली। अब ये चेक करो कि सर्विस कौन सी है। अगर सर्विस डायरेक्टरशिप की सर्विस है तो फिर ये लॉ लगाओ, डायरेक्टरशिप की सर्विसेज हुई तो ये चेक करना टीडीएस अंडर 182 या 184J। 182 में है तो सैलरी है तो फिर नॉट अ सप्लाई, 184J में है और डायरेक्टरशिप सर्विस 184J एंड डायरेक्टरशिप सर्विस तो आरसीएम। ठीक हो गया। और अगर सर्विस डायरेक्टरशिप की नहीं है, चाहे 194J में टीडीएस कट जाए तो भी आरसीएम नहीं लगेगा। और अगर किसी और एंट्री में कवर हो गए, आरसीएम की किसी और एंट्री में कवर हो गए तो उसके तहत आरसीएम लग सकता है। ठीक हो गया, इतनी बात है। अब मेरे को ये बताना, एक क्वेश्चन पूछूंगा, जब जब 194J लगेगा तब तब आरसीएम कटेगा? जब जब मतलब 194J में टीडीएस कटेगा तब तब आरसीएम लगेगा? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कभी कभी लग सकता है, कभी कभी नहीं। जब जब 192 में टीडीएस कटेगा तब तब सप्लाई है नहीं? परफेक्ट, ट्रू, हमेशा ट्रू, हमेशा सैलरी में ही होगा। जब जब आरसीएम लगेगा हमेशा 184J होएगा। जब जब आरसीएम लग रहा है एंड डायरेक्टरशिप की सर्विसेज है पक्का 184J होएगा। जब जब आरसीएम लग रहा है हो सकता है डायरेक्टरशिप की सर्विस ना हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वाला केस हो। समझ में आ गया? फिनिश। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ऑलमोस्ट हो गया।
आरसीएम ऑलमोस्ट हो गया। टाइम भी पावा हो गया। कितने बजे शुरू किया था हमने? टाइम तो दिख रहा है, शुरू कितने बजे किया था? कोई बात नहीं। अब ये नेक्स्ट सीन क्या है? सिक्योरिटी सर्विसेज बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल, मतलब बॉडीगार्ड की सर्विसेज। सप्लायर कौन होना चाहिए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट? सप्लायर कौन होना चाहिए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट? मतलब अगर सिक्योरिटी एजेंसी का कंपनी है फिर तो कंपनी है, सप्लायर खुद ही पे कर देगा। और अगर सप्लायर कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है, तो भी नहीं, तो भी आरसीएम। सप्लायर कौन है? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। और रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। तो क्या लगेगा? आरसीएम। ये बात है। और सिक्योरिटी सर्विसेज कौन सी होनी चाहिए? बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल, बॉडीगार्ड वाली होनी चाहिए। ऐसा है ना, वॉच डॉग्स वाली, वो यहाँ पे कवर नहीं है आरसीएम। कैमरा वाली सर्विसेज की कैमरा के थ्रू सिक्योरिटी कर रहे हैं, ड्रोन के थ्रू कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कवर मेरे, कल बॉडीगार्ड वाली कवर है, बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल। फाइन। और यहाँ पे एक दो रिलैक्सेशन दे रखी है। अगर रेसिडेंट कौन है? कॉम्पोजिशन वाला बंदा, या फिर रेसिडेंट कौन है? गवर्नमेंट, या फिर रेसिडेंट कौन है? कोई ऐसा बंदा जो सिर्फ टीडीएस काटने के लिए जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, तो फिर आरसीएम नहीं लगेगा। आरसीएम नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? फिर एफसीएम लगेगा। ऐसी बात है। नहीं, नो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, नो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं लिखा हुआ था, नहीं लाना। नो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी में क्या आ गया? अगर एनएससी बीएससी के थ्रू सिक्योरिटी गिरवी कर रहे हैं तो जो बोरोवर है ऑफ द सिक्योरिटी वो पैसा पे कर रहा है। बोरोवर ऑफ द सिक्योरिटी पैसा पे कर रहा है। अगर एनएससी बीएससी के थ्रू सिक्योरिटी शेयर गिरवी करते हैं तो जो बोरोवर है पैसा पे कर रहा है, जो लेंडर है पैसा रिसीव कर रहा है। लेंडर को बोरोवर का जीएसटी नंबर नहीं पता होगा तो आईटीसी पास कराना औखा हो जाएगा जीएसटीआर 1 के थ्रू। सप्लायर जीएसटीआर 1 भरता है तो रेसिपिएंट की जीएसटीआर 2B में आईटीसी बोलता है। सप्लायर को तो रेसिपिएंट का पता ही नहीं है, सप्लायर को तो रेसिपिएंट का पता ही नहीं है, तो आईटीसी पास नहीं करवा पाएगा, तो आरसीएम लगा दिया। उससे क्या होएगा? जो रेसिपिएंट होएगा खुद ही टैक्स पे करेगा, तो खुद ही उसका आईटीसी ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लायर और रेसिपिएंट तो अननोन होते हैं। एनएससी बीएससी के थ्रू अगर शेयर परचेज सेल करते हैं, लेंड करते हैं, बोरो करते हैं, तो सप्लायर रेसिपिएंट अननोन है। तो यहाँ पे क्या लगा रखा है? सिंपल लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज के ऊपर क्या लगेगा? आरसीएम। फिनिश। नेक्स्ट केस, आई थिंक लास्ट केस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। या तो ये गुड्स वाला होएगा या पैसेंजर वाला होएगा। अगर गुड्स वाला है तो एफसीएम, अगर पैसेंजर वाला है फिर दो केस, या तो 12% या 5%। अगर 12% है तो एफसीएम, और अगर 5% है तो फिर चेक करेंगे सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है। अगर सप्लायर हुआ छोटा, रेसिपिएंट हुआ बड़ा, तभी लगाना है ना। छोटा मतलब नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, बड़ा मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, तो लगेगा आरसीएम। एक और कंडीशन है, इफ ओनली इफ फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड, फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। मतलब अगर फ्यूल कॉस्ट इंक्लूड कर ली तो कंसिडरेशन ज़्यादा होगी कम होएगी? ज़्यादा होएगी। मतलब पेट्रोल कौन पाਉਂਦਾ है? ड्राइवर, सप्लायर। पेट्रोल गाड़ी में फ्यूल टैंक फुल कौन करवाता है? टैंक में फ्यूल कौन डलवाता है? सप्लायर। अगर सप्लायर फ्यूल डलवाता है तो रेसिपिएंट से रिकवर करेगा, रेसिपिएंट से रिकवर करेगा तो कंसिडरेशन ज़्यादा होगी, कंसिडरेशन ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर आरसीएम। और अगर केस ऐसा है कि जो ड्राइवर है उसको तो क्या मिल रहा है? सिर्फ 700 रुपये दिहाड़ी पर डे, और पेट्रोल डलवाने की बारी किसकी है? रेसिपिएंट की खुद से, तो फिर आरसीएम नहीं लग रहा। कंसिडरेशन थोड़ी तो सरकार ने रिलैक्स कर रखा है, कंसिडरेशन ज़्यादा तो सरकार ने पकड़ रखा है आरसीएम। ओनली फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन, ये बात है। बात समझ में आ गया? और अगर केस ऐसा है कि दोनों ही बड़े हैं, बॉडी कॉर्पोरेट तो एफसीएम, और अगर ऐसा केस है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट और ये नॉन बॉडी कॉर्पोरेट तो तभी एफसीएम, और अगर ऐसा कहता है दोनों नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है तो एफसीएम। एग्जाम तो कोई है ही नहीं। ठीक हो गया? तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में आरसीएम कब लगेगा? जब
पैसेंजर वाला केस होना चाहिए, 5% का रेट होना चाहिए, सप्लायर कौन होना चाहिए, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, रेस्पोंडेंट कौन होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट, एंड फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड, तभी आरसीएम लगेगा, अदरवाइज आरसीएम नहीं लगेगा। ध्यान सुनना, क्रिटिकल पॉइंट है, बच्चा गलती करता है। रेट 5%, जीटीए में भी एक बात रहेगी हमारी, जीटीए में अगर 5% का रेट होएगा, एफसीएम चूज कर लिया था कभी कभी, जीटीए में अगर 5% के साथ एफसीएम चूज कर लिया, क्या आईटीसी मिलेगा कि नहीं, जीटीए को नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात करनी वहां पे रह गई थी, आईटीसी नहीं मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे आ गया, अगर रेट कितना है 5% और एफसीएम लग गया, क्या आईटीसी मिलेगा, तो द आंसर इज आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर रेट छोटा होता फिर तो मिलता ही नहीं ना, और अगर रेट 12% है फिर मिलेगा। ठीक, यहाँ पे जनरली आईटीसी नहीं मिलेगा, एक्सेप्शन है, एक आईटीसी मिलेगा, ओनली 1 आईटीसी मिलेगा। किस चीज का, पीछे से गाड़ी किराए पे लेके आया, आगे गाड़ी किराए पे दी, सेम लाइन ऑफ बिजनेस, उसका आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलता। ओनली 1 आईटीसी अवेलेबल, ओनली 1 आईटीसी अवेलेबल। ठीक हो गया जी। 9.3 आपका यहाँ पे खत्म हुआ। अब आप जल्दी से क्या करते हैं, एक बार 9.3 की क्विक रिवीजन, बीच बीच में से केसेस पूछूंगा, आप बताना क्या लॉ था। गवर्नमेंट के अदर सर्विसेज क्या चेक करते हैं, रेसिपिएंट कौन, इधर 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 जल्दी जल्दी, गवर्नमेंट के अदर सर्विसेज रेसिपिएंट कौन, बिजनेस एंटिटी, अगर बिजनेस एंटिटी है तो आरसीएम, नॉन बिजनेस एंटिटी है तो एग्जम्प्ट। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द सप्लायर अदर देन गवर्नमेंट, काटिया जी आरसीएम कब, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सप्लायर अदर देन गवर्नमेंट, आरसीएम कब कब लगेगा, 2 केसेस हैं। पहला केस, चल अंकिता, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी का केस है तो सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड, और अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो सिंपल रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्या बनी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टू द रजिस्टर्ड आरसीएम, कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड तो आरसीएम। ठीक हो गया, ध्यान सुनना केस। डीएलएफ बिल्डर्स लिस्टेड बिजनेस एंटिटी, डीएलएफ बिल्डर लिस्टेड बिजनेस एंटिटी और रजिस्टर्ड भी है। ठीक हो गया, रेजिडेंशियल फ्लैट दे दिए किसको, टाटा को, अपने वर्कर्स के लिए, कौन टैक्स पे करेगा, टाटा या डीएलएफ बिल्डर, एफसीएम या आरसीएम, आरसीएम। हमने देखना नहीं सप्लायर रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है। जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो आपने देखना नहीं सप्लायर कौन है, जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने ये देखना है रेसिडेंट रजिस्टर्ड है, ठोको आरसीएम। डीएलएफ बिल्डर ने क्या किया, फ्लैट्स बनाए, रेजिडेंशियल फ्लैट्स इंडिविजुअल लोगों को किराए पे दे दिए, इंडिविजुअल लोग हैं, अनरजिस्टर्ड है, कोई एम्प्लॉई जॉब करता है, कुछ भी करता है, अनरजिस्टर्ड बंदे हैं, क्या करना है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रहने के लिए है, टू द अनरजिस्टर्ड है, देयरफॉर एग्जम्प्ट हो गया। चाहे सप्लायर रजिस्टर्ड क्यों ना हो, इतनी बड़ी एंटिटी क्यों ना हो, फिर भी एग्जम्प्ट है। बात समझ में आ गया, पेपर वाला उलझाएगा लेकिन उलझने का नहीं है, लॉ एज इट इज याद रखना है। और अगर ऐसा सीन है कि 100 फुट्टी पे मेरी 3 दुकानें पड़ी हैं, ठीक हो गया, क्योंकि 3 दुकानें पड़ी हैं और जो किराया है ना वो एक्सीड कर रहा है, कितना, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड माय थ्रेशोल्ड लिमिट, 3 दुकानें पड़ी हैं। ठीक हो गया, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जो दुकाना वाले हैं वो भी रजिस्टर्ड है, लेकिन जो सप्लायर है ना लैंडलॉर्ड, उसकी भी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर रही है। पहले दोनों रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी तो एफसीएम नहीं लग रही, मैं तो पूछ रहा हूँ एफसीएम के आरसीएम। हाँ जी सुमन दीदी, कमर्शियल प्रॉपर्टी है लेकिन रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, एंड सप्लायर की एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर रही है थ्रेशोल्ड लिमिट, आरसीएम एफसीएम, एफसीएम लगेगा, एफसीएम, क्योंकि आरसीएम के लिए कंडीशन थी सप्लायर शुड बी अनरजिस्टर्ड, इस केस में एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर रही है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, तो फिर एफसीएम, फॉरवर्ड एफसीएम। ठीक हो गया, चलो आगे, लास्ट भाई ग्रीन शर्ट, सिक्योरिटी पर्सोनल सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल, क्या लॉ है, नो 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 नो, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, 2
टू रजिस्टर्ड पर्सन। मैं आपको एक काम कराता हूँ, हमने ना क्लास में समरी बनाई थी, आपको समरी दिखाता हूँ, समरी का स्क्रीनशॉट ले लेना और वो वहाँ से याद रहेगा आपको। चार पांच केसेस हैं जो याद रखने वाले हैं, बाकी सारे ऑटोमेटिक वैसे ही हो जाते हैं। किधर गई समरी? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बस ये वाले केसेस हैं जहाँ पे दिक्कत होती है, बाकी सारे केसेस आराम से प्यार से वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है जी, आपको भेज दूंगा, कोई बात नहीं। मैं तो ये वाले केसेस में ध्यान रखने वाली बात है, बाकी केसेस ना आपके वैसे ही हो जाएंगे। ये बस 7-8 केसेस हैं, ये बार बार लिख लिख के देख लो, ये याद हो गए, बाकी सारा अपने आप हो जाएगा। चलो जी, बताना दबा दब रिकॉल करने के लिए। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल क्या लॉ था? सप्लायर कौन होना चाहिए नॉन बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? जीएसटी रेट कितना होना चाहिए? और कंडीशन 5% फ्यूल इंक्लूडेड होना चाहिए। स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज लॉ क्या था? एनी पर्सन। रेसिपिएंट कौन? बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म। लीगल सर्विस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सप्लायर कौन? बस एडवोकेट वगैरह, लीगल सर्विस एडवोकेट वगैरह। रेसिपिएंट कौन? बिजनेस एंटिटी। और गवर्नमेंट की अदर सर्विसेज है तो सप्लायर गवर्नमेंट, रेसिपिएंट कौन? बिजनेस एंटिटी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है तो सप्लायर कौन? गवर्नमेंट, रेसिपिएंट कौन? रजिस्टर्ड। ठीक हो गया जी। रेजिडेंशियल, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे क्या था? आरसीएम कब लगे? सप्लायर कौन? एनीवन। और रेसिपिएंट कौन? रजिस्टर्ड। और रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी सप्लायर कौन? अनरजिस्टर्ड। रेसिपिएंट कौन? रजिस्टर्ड। सिक्योरिटी सर्विसेज बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, रेसिपिएंट कौन? सप्लायर कौन? नॉन बॉडी कॉर्पोरेट। और रेसिपिएंट कौन? रजिस्टर्ड। बस, अगर ये आपने 8 केसेस कर लिए, आपका 100% आरसीएम हो गया, क्योंकि बाकी केस में आप वैसे गलती नहीं खाओगे। एक बता दो मेरे को, रिकवरी एजेंट सप्लायर कौन है? पार्टनरशिप फर्म, एफसीएम आरसीएम। रिकवरी एजेंट सप्लायर कौन है? पार्टनरशिप फर्म, आरसीएम। सर्विस कौन सी है? डीएसए की। रेसिपिएंट कौन? डीएसए की सर्विस, सप्लायर कौन है? पार्टनरशिप फर्म, फिर एफसीएम। जय माता दी। 9-3 फिनिश, लास्ट 5 मिनट का 9-5। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ। 3 कैटेगरीज में बांटना है इसको, देखो जल्दी। हेलो, 9-5 टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ। 3 कैटेगरी में बांटना है। कैटेगरी 1 होटल एंड हाउसकीपिंग की सर्विसेज। होटल में जाते हैं, वहाँ पे बोलते हैं ना हाउसकीपिंग की सर्विस के लिए प्लीज़ भेजे बंदा, तो बस वैसे ही याद रखने के लिए कि होटल के हाउसकीपिंग इकट्ठे है। हाउसकीपिंग में सर्विसेज में कौन आता है? वैसे घर पे अगर प्लम्बर बनवा रहे हो, कारपेंटर बुला रहे हो, या बार्बर भी बुलवा रहे हो घर पे किसी वेबसाइट के थ्रू, किसी मोबाइल ऐप के थ्रू, जैसे अर्बन क्लैप, तो वो केसेस कौन से बनेंगे? ईसीओ के थ्रू। ईसीओ क्या होता है? एग्रीगेटर। ईसीओ इज एन एग्रीगेटर, जो कोई मोबाइल ऐप या कोई वेबसाइट रन कर रहा है, प्लेटफॉर्म है, सप्लायर कोई और है, रेसिपिएंट कोई और है। ईसीओ जस्ट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म। होटल और हाउसकीपिंग, होटल बहुत बार बड़ा हो सकता है, तो होटल अगर तो रजिस्टर्ड है, सप्लायर इज रजिस्टर्ड, तो आप सप्लायर चेक करोगे, तो सप्लायर रजिस्टर्ड है तो क्या लगेगा? एफसीएम, सप्लायर खुद पे करेगा। और अगर सप्लायर कौन है? अनरजिस्टर्ड, तो फिर ईसीओ पे करेगा। ठीक हो गया। इसके अलावा जो बाकी सर्विसेज रहेगी आपकी, या तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, या फिर आपका रेस्टोरेंट की सर्विस, या फिर रेस्टोरेंट इन छोटा होटल, रेस्टोरेंट इन स्मॉल होटल। स्मॉल होटल वर्ड लॉ ने नहीं यूज़ किया, हम यूज़ करते हैं। लॉ तो ऐसा यूज़ करता है,
रेस्टोरेंट इन अ स्पेसिफाइड होटल, और स्पेसिफाइड होटल की डेफिनेशन क्या है? वो होटल जिसका रूम टैरिफ 7500 एक्सीड नहीं करता, अप टू 7500 है, किसी भी रूम का किराया, सबका नहीं, किसी भी एक भी रूम का किराया अगर 7500 एक्सीड नहीं करता तो फिर वो क्या बन गया? स्मॉल होटल। और स्मॉल होटल के अंदर जो रेस्टोरेंट है उसके ऊपर भी क्या लगेगा? इन सभी केसेस में क्या है? ऑलवेज ईसीओ है। ऑलवेज टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ। कब कब? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस, रेस्टोरेंट की सर्विस, रेस्टोरेंट एंड स्मॉल होटल, ऑलवेज ईसीओ। अब ध्यान में रखने वाली बात पता क्या है? पहली बात हमने अभी 2 मिनट पहले करके हटे थे, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। फर्क क्या होता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में? व्हीकल किराए पे लेना और सवारी ढोना, फर्क क्या दोनों में? जो पैसेंजर है अगर तो उसकी मर्जी चल रही है किस रूट के थ्रू जाना है, रेंटिंग। पैसेंजर की सिर्फ मर्जी थी डेस्टिनेशन, रूट सप्लायर खुद तय करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। बात समझ में आ गई? हुक्की फुक्का व्हीकल ही ले लिया तो रेंटिंग हो गया, पर अपनी सीट ली है, एक अपनी सीट ली है तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में 9(3) था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में 9(5) है। फिनिश। एक और एक्सक्लूजन है यहाँ से अमेंडमेंट के तहत, पिछले साल ही आ गई थी अमेंडमेंट ये तो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस अगर ओमनी बस के थ्रू हो रही है, इफ ओमनी बस, तो फिर कैटेगरी 2 में नहीं है, कैटेगरी 3 में है। ओमनी बस होता है मोर देन 7 इंक्लूडिंग ड्राइवर। मोर देन 7 की अगर सेटिंग कैपेसिटी है तो ओमनी बस बोलेंगे। तो इनोवा कार इज अ ओमनी बस। इनोवा कार इज अ ओमनी बस। इनोवा कार की कैपेसिटी कितनी होती है? 7। फिर वो नहीं, 9 सीटर होती है कोई? चलो कोई तो हमारी कार है जो 9 सीटर है, चलो कार्निवल, यार डजंट मैटर कौन सी, अगर कोई कार ऐसी है जिसकी 9 सीटर कैपेसिटी है तो वो क्या बन गई? ओमनी बस। अगर ओमनी बस व्हीकल है तो लॉ ऐसा है, आप सप्लायर चेक करो, अगर सप्लायर कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट, तो फिर तो एफसीएम लगाएंगे। और सप्लायर अगर कौन है? नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, तो फिर क्या लगाना है? ये लॉ है। 9(5) समझ में आ गया? नहीं आया। 9(5) में ईसीओ की बात हो रही है। पहली बात, ईसीओ कौन है? थर्ड पार्टी एग्रीगेटर। मतलब अगर डोमिनोज अपनी वेबसाइट के थ्रू पिज्जा सेल कर रहा है तो क्या ईसीओ के थ्रू कर रहा है? नहीं, जोमेटो के थ्रू कर रहा है तो ईसीओ बन गया। ठीक हो गया? ऐसे है, समझिए ईसीओ का मतलब समझ में आ गया। अब कभी कभी जरूरी नहीं है कि जोमेटो के थ्रू, अगर जोमेटो तो मतलब केस लग गया, जरूरी नहीं है कि जब जब ईसीओ के थ्रू सर्विस देंगे तो तब ईसीओ पे करेगा। नहीं, डिपेंड करेगा। डिपेंड किस पे करेगा? कैटेगरी 1, 2, 3। कैटेगरी 1, 2, 3 ये नाम क्या लॉ ने दिए हैं? नो, ये हमने बनाई है। लॉ ने तो ऐसा बोला है कि अगर 2 सर्विसेज हैं, अकोमोडेशन वाली या हाउसकीपिंग वाली, तो इन सर्विसेज में ऐसा देखते हैं कि अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर खुद पे कर दे, और अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो ईसीओ पे कर दे। फिनिश। और अगर सर्विस कौन सी है? कैटेगरी 2 की, रेस्टोरेंट की सर्विस, रेस्टोरेंट इन छोटा होटल, या फिर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू एनी व्हीकल अदर देन ओमनी बस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज अदर देन थ्रू ओमनी बस। तो उस केस में क्या, इन तीनों सर्विसेज में क्या आ गया? ऑलवेज ईसीओ पे करेगा। मतलब सप्लायर रजिस्टर्ड हो, सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ। मतलब डोमिनोज वाले अगर जोमेटो के थ्रू पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहे हैं तो पहली बात रेस्टोरेंट की सर्विसेज है, और इस केस में रेस्टोरेंट की सर्विस है। ठीक हो गया? जोमेटो के थ्रू ऑलवेज ईसीओ टैक्स पे करेगा, जोमेटो टैक्स पे करेगा, डोमिनोज नहीं करेगा, चाहे डोमिनोज रजिस्टर्ड क्यों ना हो। समझ में आ गई बात? और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में ऐसा आ गया कि अगर सप्लायर कौन है? लेट्स से न्यू दीप बसेस या गुरु नानक ट्रांसपोर्ट, या गुरु नानक ट्रांसपोर्ट एंड कंपनी तो लिखा हुआ है, लेकिन एंड कंपनी लिखने से कोई कंपनी थोड़ी हो जाता है, रहेगी तो पार्टनरशिप फर्म ही। तो ये पार्टनरशिप फर्म है। ठीक हो गया? और गुरु नानक बसेस, बस है, बस क्या ओमनी बस आएगी या छोटा व्हीकल रहेगा? ये ओमनी बस कैटेगरी में आ गया, मोर देन 7। तो कैटेगरी 3 में कब जाते? सॉरी, क्योंकि व्हीकल आ गया ओमनी बस, तो कैटेगरी 3 में तो चले गए। अब एफसीएम के आरसीएम देखना पड़ेगा, डिपेंड करेगा सप्लायर कौन है। सप्लायर कौन होता? बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी। अगर कंपनी होता तो क्या लगता? लेकिन गुरु नानक ट्रांसपोर्ट सप्लायर एक पार्टनरशिप फर्म है, चाहे रजिस्टर्ड क्यों ना है, लेकिन कंपनी तो नहीं है ना, तो लगेगा क्या? आरसीएम। मतलब गुरु नानक ट्रांसपोर्ट की बसेस, न्यू दीप की बसेस या वॉल्वो बसेस अगर आप
पेटीएम के थ्रू, रेड बस ऐप के थ्रू अगर बुक करवा रहे हो तो रेड बस वाले टैक्स पे करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ऐसे करके 3 कैटेगरी में बांटना है। कैटेगरी 1 रेस्टोरेंट, कैटेगरी 1 अकोमोडेशन की सर्विसेज, होटल की सर्विसेज, रूम किराए पे लेना, उसमें इन भी आ जाएंगे, धर्मशाला भी आ जाएंगे। अकोमोडेशन की सर्विसेज या फिर हाउसकीपिंग की सर्विसेज, टैक्स कौन पे करेगा? टैक्स कौन पे करेगा? अकोमोडेशन की सर्विसेज टैक्स कौन पे करेगा? सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर, और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो ईसीओ। और अगर कैटेगरी 2 की सर्विस है रेस्टोरेंट छोटा होटल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ऑलवेज ईसीओ। कैटेगरी 3 में क्या आएगा? अगर व्हीकल हुआ ओमनिबस तो फिर चेक करेंगे सप्लायर कौन है। अगर सप्लायर हुआ बॉडी कॉर्पोरेट तो कंपनी, सप्लायर कौन है? कंपनी तो एफसीएम, सप्लायर कौन है अदर देन कंपनी तो आरसीएम। ठीक, आरसीएम के चैप्टर के साथ ना चार्ज ऑफ जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान सुनना, लास्ट है, 2 मिनट की बात है, लास्ट ध्यान सुनना। इंटर और इंट्रा कैसे डिफाइन करते हैं अपन? लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई के तहत। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों ही सेम स्टेट या सेम यूटी में है तो क्या बन गए? इंट्रा स्टेट। अगर ये भी चंडीगढ़ में है, ये भी चंडीगढ़ में है, इंट्रा स्टेट, इंट्रा यूटी। इंट्रा यूटी जैसी कोई टर्म ही नहीं होती। अगर सेम यूटी में है तो भी इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट। फाइन। गल यही है, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस एंड इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन द सेम स्टेट या यूटी, इंट्रा स्टेट। एक स्टेट में, दूसरे स्टेट में, या किसी और यूटी में, या दोनों अलग अलग यूटी में, या दोनों अलग अलग स्टेट्स में, तो इंटर स्टेट सप्लाई। डाउट ये है कि इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों में से कोई भी अगर पानी में फॉल कर जाए तो हम ये चेक करेंगे, इंडिया के विद इन 12 नॉटिकल माइल अगर फॉल कर रहे हो तो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट का पार्ट बनोगे, और 12 नॉटिकल माइल के बाहर अगर फॉल कर रहे हो तो एक अदर टेरिटरी अलग से यूटी है। इफ द लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई falls in the territorial water, then location of supply or place of supply shall be considered to be the part of the state जो भी नियरेस्ट है, नियरेस्ट कोस्टल स्टेट। बात समझ में आ गई? दैट्स ऑल। आरसीएम का टॉपिक खत्म हुआ। चार्ज ऑफ जीएसटी, कॉम्पोजिशन अलग टॉपिक में करेंगे, अलग वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।